हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक और कहानी। कहानी का नाम है भोलू का भाग्य। बिहार की लोक कथा है ये, भोलू का भाग्य। किसी गांव में एक जुलाहा रहता था। उसके एक ही लड़का था जिसे प्रेम से सब भोलू कहा करते थे। वह माता पिता का दुलारा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ जुलाहे को अपने इकलौते बेटे के विवाह की चिंता सताने लगी। उसकी पत्नी भी चाहती थी कि घर में जल्दी से जल्दी बहू आ जाए। इसीलिए उसने एक दिन अपने पति से कहा, आप चाहे इस कान से सुने चाहे उस कान से, अब मेरे शरीर में काम करने की ताकत नहीं है। जल्दी से जल्दी लड़के का विवाह कर लीजिए। पति ने पत्नी की मजबूरी समझकर लड़के का विवाह कर लिया, लेकिन वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका और लड़के का गौना कराए बगैर ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि जब दुल्हन आती है वो तो शादी होती है, शादी के बाद जब दोबारा दुल्हन अपने ससुराल जाती है उसको गौना कहते हैं। तो वो तो उसके वो लाया गौना तो किया नहीं और वो पहले ही ख़त्म हो गया। अब माँ और बेटा अकेले ही रह गए। जब भोलू कुछ सहाया न हो गया तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अब तू अपनी बहू को गौना करके ले आ। एक दिन भोलू की ससुराल की ओर से आ रहे एक आदमी से पता चला कि भोलू के ससुर बहुत ज़्यादा बीमार हैं। भोलू की माँ ने उसे समझाया, बेटा बहू को लाने जाओ चाहे नहीं, लेकिन ससुर की कुशल क्षेम तो पूछने के लिए तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। मैं रात में कलेवा लेकर तैयार कर दूंगी, तुम सुबह ससुराल को चले देना। भोलू तो ठहरा भोदू। वह माँ से बोला, माँ मैं तो कभी रिश्ते नाते में गया ही नहीं और न ही मैंने अपनी ससुराल का रास्ता ही देखा है। कहाँ रुकूंगा, किससे पूछूंगा, मुझे कुछ भी तो अंदाज नहीं है। माँ ने कहा, तेरी ससुराल का रास्ता सीधा है, किसी के पूछने को भी आवश्यकता नहीं है। नाक की सीध में चले जाएगा तो शाम तक पहुँच जाएगा। हाँ, अगर कहीं दिन रास्ते में ही ख़त्म हो जाए तो रात में नहीं चलना। जहाँ सूर्यास्त हो वहीं रुक जाना। माँ ने भोलू को अनेक प्रकार से समझाया। बड़ी मुश्किल से भोलू ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। सुबह उठकर भोलू अपनी यात्रा की तैयारी में जुट गया। नई और सफ़ेद झक धोती पहनकर, बालों में तेल डाला, लाठी लेकर और नुकीली जूतियाँ पहनकर भोलू ससुराल की ओर चल पड़ा। दिन भर चलते चलते वह थक गया, लेकिन उसकी ससुराल का गांव नहीं मिला। राहगीरों से पूछता तो वे उसे धीरज बांधते हुए कहते कि अब वह गांव ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ी दूर चलने पर भोलू को एक गांव दिखाई दिया। उसने एक चरवाहे से पूछा, ये कौन सा गांव है? चरवाहे ने कहा, आमा खेड़ी। आमा खेड़ी का नाम सुनते ही भोलू प्रसन्न हो गया। यही गांव उसका ससुराल का गांव था। गांव के नज़दीक के खेतों में कुछ गधे चर रहे थे। भोलू के मन में विचार आया कि ससुराल पहुंचने के पहले कुछ हंसी मजाक भी कर ली जाए। सो उसने उन सभी गधों को देवी माता की मंदिर के अंदर कर दिया और मंडियों के दरवाजे बंद कर दिए। गांव के भीतर पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। उसको अपनी माँ का कथन याद आ गया कि वह कहीं एक घर के पिछवाड़े बने चबूतरे पर विश्राम करने लगा। संयोग हुआ ऐसा कि भोलू जिस घर के पीछे रुका था वह उसकी ससुराल ही था। रात्रि में घर के सभी बातें पिछवाड़े के चबूतरे पर सुनाई दे रही थी। लड़की अपनी माँ से पूछ रही थी कि रात के भोजन के उपरांत 2 रोटी और थोड़ी सी भाजी बच गई है, उसे कहाँ रखें? माँ ने कहा कि सूप के नीचे रख दे। इस संवाद को सुनते सुनते भोलू की आंखें लग गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर भोलू ने हाथ मुंह धोया, पान खाया, बालों पर कंघी की और सज संवर कर घर के अंदर दाखिल हुआ। दामाद को देखकर सास और ससुर बहुत खुश हुए। ससुर ने अपनी बीमारी का हाल सुनाया। उसका बड़ा सत्कार किया गया। भोलू को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। कुशल क्षेम की बातें होने लगी। भोलू भूखा था और उससे खाने पीने के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा था, इसलिए उसने
ही बात छेड़ी और अपनी सास से कहा, मुझे पता है कि आपके यहाँ रात में क्या भोजन बना था। सास ने उत्सुकता से पूछा कि बताओ क्या बना था। भोलू ने कहा, कल रात आपके यहाँ भाजी रोटी तैयार हुई थी और खाने पीने के बाद 2 रोटी और थोड़ी सी भाजी भी बच गई थी। कहिए ये सच है या नहीं। सास ने कहा, 16 आना सच है। आस पड़ोस के जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे सबको भोलू की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझ लिया कि पाहुन जान पाड़े ज्योतिषी हैं, ज्योतिष का उसे अच्छा ज्ञान है। अब गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि नया दामाद बहुत गुणवान है, उसका ज्योतिष बहुत अच्छा है, वह खोई हुई चीज़ों का तत्काल पता बता देता है। इस खबर को पाते ही वह धोबी भी भोलू के पास अपने गधों का पता पूछने के लिए आया जो रात भर से गायब थे। धोबी ने निवेदन किया कि मेरे 4 गधे शाम से ही गुम हो गए हैं, आप अपना सगुन विचार कर मेरे गधों का पता बता दीजिए। भोलू ने थोड़ी देर अंगुलियों पर गिनती की और आंखें बंद करके धोबी से कहा, तुम्हारे गधे बंधन में हैं। पूरब दिशा में गांव के बाहर देवी की मंडियां में वे बंद हैं। तुम यदि अभी जाओगे तो तुम्हें वहीं मिल पा जाएंगे। धोबी भोलू के कहे अनुसार गधा खोजने निकला तो उसे देवी की मंडिया में सभी गधे मिल गए। इस घटना से भोलू जमाई की प्रसिद्धि और बढ़ गई। वह भूत, भविष्य और वर्तमान चुटकी बजाते ही बता देता है। उसी दिन संयोग हुआ कि नगर के राजा की लड़की का 9 लखा हार खो गया। राजा हार के विषय में बहुत चिंतित थे। कुछ लोगों ने राजा से कहा कि 9 लखा हार पता गांव के नए दामाद ने से पूछा जाए, क्योंकि वह अपने ज्योतिष के बल पर खोई हुई चीज़ों का पता बता देता है। उसने भोलू दामाद को लेने के लिए एक सिपाही भेजा। भोलू आराम से चबूतरे पर बैठा सुस्ता रहा था। सिपाही ने पहुंचते ही उससे कहा, राजा साहब ने बेटी का 9 लखा हार चोरी चला गया है, तुम्हें अपने ज्योतिष से उस हार का पता बताना है। वह घबरा गया, सोचने लगा कि रोटियां और गधों का हाल तो मुझे मालूम था, इसीलिए उनको बताने में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, किंतु राजा की बेटी के 9 लखा हार का पता मैं कैसे बताऊंगा। सिपाही ने देर होते देखा, जल्दी चलिए अन्यथा राजा साहब नाराज हो जाएंगे। सिपाही के साथ वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया और बेटी का 9 लखा हार के बारे में पूछा। भोलू ने उत्तर दिया, अभी शगुन विचारने का वक्त नहीं है, कल सुबह मैं आपको 9 लखा हार का पूरा बता दे दूंगा। भोलू दरबार से ससुराल वापस पहुंचा। वह बहुत चिंतित था। चिंता के कारण वह रात में भोजन तक नहीं कर पाया। पलंग पर पड़े पड़े वह सोच रहा था कि यदि कल 9 लखा हार का पता नहीं बता पाया तो राजा गर्दन कटवा देगा। आधी रात बीत चुकी थी। चिंता में डूबे डूबे वे नींद में बुलाते हुए गुनगुनाने लगा, आजा री निंदिया भोर खींचेगी चमिया, आजा री निंदिया भोर खींचेगी पास से निंदिया नाम की नाइन भी रहती थी। वह राजा की बेटी को स्नान कराने जाती थी। जैसे ही उसने गांव के दामाद का गुनगुनाना सुना, वह डर के मारे पसीना पसीना हो गई। उसे मालूम था ही कि गांव का दामाद बहुत बड़ा ज्योतिषी है। उसने अंदाज़ा लगाया कि भोलू को यह पता लग गया है, मैंने ही 9 लखा हार चुराया है, कल राजा मेरी गर्दन कटवा देंगे। नाइन नहीं चाहती थी कि राजा को उसकी चोरी का पता चले, इसलिए वह भोलू दामाद के पास गई और गिड़गिड़ाने लगी, आप 9 लखा हार के चोर को पहचान गए हैं, आप मेरा नाम भी जानते हैं, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आप राजा से मेरी चोरी की बात नहीं कहना। वह हार चुरा कर मैंने स्नान घर के पास पत्थर के नीचे छिपा दिया है। भोलू की जान में जान आई। उसने सोचा चलो हार का तो पता चला। वह नाइन से बोला, तेरी शिकायत राजा से नहीं करूँगा, तू निश्चित होकर सो जा। नाइन ऐसा आश्वासन पाकर चली गई और वह भी निश्चिंत होकर सो गया। सवेरे राजा का सिपाही आ गया। उसने भोलू को शीघ्र राजा के पास चलने को कहा। भोलू ने अकड़कर उत्तर दिया, क्या मैं राजा का नौकर हूँ? तैयार तो हो लेने दो। उसने हाथ मुंह धोया, पान खाया, पूरी तरह सज संवर कर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने पहुंचते ही राजा से कहा, राजा साहब आपको आम खाना है या पेड़ गिनने हैं? मैं चोरी का माल बताए देता हूँ, लेकिन यह नहीं बताऊंगा कि चोरी किसने की है। राजा ने उत्तर दिया, मुझे चोर से क्या लेना देना, मेरी बेटी का 9 लखा हार मिल जाना चाहिए। भोलू ने आंखें बंद कर अंगुलियों पर कुछ गिनती की और कहा, 9 लखा हार स्नान घर के पत्थर
के नीचे रखा हुआ है, किसी आदमी को भेजकर उसे निकलवा लिया जाए। सिपाही और राजा स्वयं गए और उन्होंने पत्थर हटाया। पत्थर के नीचे सचमुच नौल का हार रखा हुआ था। राजा बहुत प्रसन्न। उन्होंने भोलू से कहा कि तुम हमारे नगर के दामाद हो तो हमारे भी दामाद हुए। राजा ने गांव की लड़की को राजभवन में बुलाया और उसे सुंदर रेशमी वस्त्र, सोने और चांदी के जेवर उपहार में दिए। डोली में बिठाकर भोलू के साथ उसकी बहू को विदाई दी गई। भोलू की माँ अपनी बहू को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसने दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो, दूधो ना हो तो फलो।